हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने पूरा का पूरा ह्यूमन आई को एक्सप्लोर कर लिया था। अब हम बात करेंगे कलरफुल वर्ल्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन आई को आप अच्छे से समझ चुके हैं। कलरफुल वर्ल्ड बनता है वाइट लाइट के कलर से। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, आपका जो वर्ल्ड है वो कलरफुल है। और वो कलरफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, अब ये कैसे है इसे हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूटन जी के बारे में, आइजैक जो न्यूटन है उनके बारे में एक चीज समझ लेते, जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो जानते नहीं हैं। वो है वाइट लाइट इज कलरफुल। इस चीज की डिस्कवरी, जो आप वाइट लाइट सनलाइट देखते हैं, जो वाइट लाइट होती है वो असल में कोई वाइट कलर की लाइट नहीं होती, बल्कि 7 कलर की कंपोजिशन होती है। और इस चीज की डिस्कवरी जो है, इस चीज को फर्स्ट टाइम प्रूव किया था न्यूटन ने। ठीक है, अब न्यूटन ने इस चीज को प्रूव कैसे किया? न्यूटन ने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म लिया। ये एक ग्लास प्रिज्म है, आपने अपने स्कूल्स में, लेबोरेटरीज में, फिजिक्स लैब में देखा होगा। ठीक है, ये एक ग्लास प्रिज्म है जिसकी 2 साइड्स, आमने सामने की साइड ट्रायंगुलर होती हैं, और जो 3 साइड्स हैं, ये साइड वाली जो लेटरल साइड्स हैं, ये रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं। इसका यूज करके इन्होंने वाइट लाइट को सन के अंदर रखा। सन के अंदर का मतलब है सनलाइट में रखा। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वाइट लाइट है वो बेसिकली 7 कलर्स में टूट गई है। ठीक है, 7 कलर के एक बैंड में टूट गई है। उसी तरीके का बैंड जैसा आपको रेनबो में नजर आता है। ठीक है, उसी तरीके के 7 कलर्स में टूट गई है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके सामने एक और प्रिज्म रखा, सीधा करके एक प्रिज्म ये रखा, फिर एक प्रिज्म ये रखा, ये सोच के कि हो सकता है अब ये जो 7 कलर्स हैं ये और ज्यादा टूट जाएं और कलर्स बना ले। पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, वो जो 7 कलर्स थे वो एज इट इज 7 कलर्स ही रहे। तो इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो व्हाइट लाइट है असल में वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है। थ्योरी क्या, वो प्रूव ही कर दिया उन्होंने एक्चुअली, कि जो व्हाइट लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और किया कि जो पहले उन्होंने व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन किया, ठीक है, 7 कलर्स में, उसके अपोजिट ही एक और पिरामिड रख दिया, एक और प्रिज्म रख दिया उल्टा करके, एक सीधा एक उल्टा। और उन्होंने देखा थोड़ी दूर करके, तो उन्होंने देखा कि पहले व्हाइट लाइट आई, वो 7 कलर्स में टूट रही है पहले प्रिज्म से पास होके, फिर जब दूसरे प्रिज्म में जाती है तो वही 7 कलर्स फिर से जुड़कर फिर से व्हाइट लाइट बना रहे। तो इस तरीके से उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब ये जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट या रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब कुछ वर्ड्स आ गए हैं जिन्हें हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। पहला जो वर्ड आया दैट इज स्पेक्ट्रम। क्या है स्पेक्ट्रम? जब व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूटकर एक बैंड बना ले रही है, 7 कलर का एक कॉन्टिन्यूस बैंड जो बन जाता है, जैसे कि रेनबो होता है, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स की कंपोजिशन के एक बैंड होता है। फिर एक टर्म पढ़ा हमने, एक टर्म समझा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन एक फिनोमेना है जिससे कि व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। ठीक है, व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर के बैंड में टूटना, स्पेक्ट्रम में टूटना, ये जो प्रोसेस है, इस फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। राइट, और एक हमने रिकॉम्बिनेशन ऑफ पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हमने कलरफुल वर्ल्ड की स्टडी के बारे में थोड़ी सी शुरुआत की। अब यहां एक जो टर्म है दैट इज ग्लास प्रिज्म, वो आ गया। तो थोड़ा सा ग्लास प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ग्लास प्रिज्म है तो जब लाइट एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो देखिए, एक लाइट जो एंटर करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जब ये ग्लास में एंटर करती है तो 2 चीजें होती हैं। पहली तो क्योंकि ग्लास है, रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, दैट मीन्स क्या होगा? एक रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होगी। जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी
उसी के साथ साथ एक और काम होगा डिस्पर्जन का, क्योंकि प्रिज्म है और प्रिज्म का काम है रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्जन भी करना, मतलब व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ना। तो 7 कलर्स में लाइट टूट जाएगी। इसके बाद ये जो 7 कलर्स हैं ये निकलेंगे और अब ये कहां से गए, अब ये ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो डेंसर टू रेयर जा रहे हैं और ये फिर से रिफ्रैक्शन होगा और ये इस तरीके से मुड़ जाएंगे और ये जो रे निकलेगी या बैंड निकलेगा, इस बैंड को हम बोलेंगे मतलब ये जो रे जाएगी इसे बोलेंगे हम इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। ये तो हो गया व्हाइट कलर के लिए। मान लो हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले, मतलब कि एक ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ सिंगल कलर है। अब कलर ही सिंगल है तो वो तो टूट नहीं सकता। जैसे हमने एक रेड कलर की लाइट ले ली, वो पास ऑन की, तो वो लाइट, उसमें डिस्पर्जन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्पर्जन तो व्हाइट लाइट का होता है। तो रेड लाइट जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा और फिर से उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो ये जो गई इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, अंदर वाली लाइट को बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे और जो बाहर निकली उसे बोल देंगे हम इमर्जेंट रे। ठीक है। अब आप देखोगे कि लाइट तो जानी थी ऐसे, पर इस प्रिज्म की वजह से वो ऐसे हो गई है। लाइट तो ऐसे जानी थी पर वो अब ऐसे हो गई है। ये जो एंगल का चेंज हुआ है, ठीक है, जानी ऐसे थी लेकिन अब ऐसे हो गई है। ये जो एंगल बना, ठीक है ना, जानी ऐसी थी ऐसी हो गई, ये जो एंगल बना है इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। जानी तो सीधी चाहिए थी लेकिन ये इतनी चले गई। अब इन दोनों के बीच में, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आई थिंक आपको इतना हो गया क्लियर। ये चीजें हैं जो एक ग्लास प्रिज्म के अंदर होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब आपके जो नेचर में कई सारी चीजें आपको नजर आती हैं, वो दो चीजों की वजह से हो सकती हैं। एक होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा है डिस्पर्जन और इसके साथ एक और तीसरा भी आ जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब ये इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाए और पूरी की पूरी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, इसे बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं निकली है बल्कि टकराकर वापस आई और फिर बाहर निकली है, इसे बोल देते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ मिनिमम कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जो लाइट आप इंसिडेंट रे डालोगे वो डालनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर वो डलनी चाहिए। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब वही बात कि क्रिटिकल एंगल क्या है? देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि एक ऐसा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हम उसे बोलते हैं, उस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं जहां पर कि वैल्यू जो है वो रिफ्रैक्शन की 90 के बराबर आती है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के बराबर आए। फिर से समझ लो, एक वो मिनिमम एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल मिनिमम आए 90 डिग्री। ठीक है, मिनिमम का मतलब 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, उस वैल्यू पर अगर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बन रहा है उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो उससे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, उस क्रिटिकल एंगल से वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो तीन चीजें हैं, आपका डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है और साथ ही साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आपको अपने नेचर में बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। और यहां पर भी मैं रिफ्रैक्शन की बात एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की करूंगा क्योंकि हम बात नेचर की कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर डिस्पर्जन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है और इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब कहां पर क्या चीज यूज हो रही है वो देखते हैं। देखिए, आपके नेचर में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपने देखा होगा कि किसी फायर, कहीं आग जल रही है और उस आग के पीछे की बैकग्राउंड में कोई चीज रखी हुई है,
तो जब आप आग के ऊपर से वो जो चीज को देखते हैं तो वो हिलती हुई नजर आती है, जो पीछे जो चीज रखी हुई है वो हिलती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब नीचे आग जल रही है तो ऊपर की उस हीट की वजह से जो एयर है वो थोड़ी सी रेयरर हो चुकी है, ठीक है, हॉट हो चुकी है। हॉट जो एयर होती है वो थोड़ी सी बिखरी हुई होती है ना। तो ये क्योंकि बिखर रही है, अब ये बिखर के ऊपर जा रही है, हॉट एयर ऊपर जा रही है, और जब ये ऊपर जा रही है तो इस एयर को इस स्पेस को फिल करने के लिए ठंडी एयर जो और पास की एयर है वो यहां आ रही है, यहां आने के बाद वो फिर से गर्म हो रही है और फिर ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से लगातार यहां पर जो है इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम ज्यादा हो रहा है। जब वो हीट हो रही है, एयर जो हीट होकर ऊपर जा रही है उससे वो ऑप्टिकली रेयरर हो जाती है। फिर जब इस स्पेस को भरने के लिए जो ठंडी एयर और पास से आती है तो वो ठंडी एयर की वजह से, क्योंकि ठंडी एयर है तो वो थोड़ी सी पास पास में होगी, है ना, तो पास पास में होने की वजह से वो ऑप्टिकली डेंसर हो जाती है और फिर वो फिर ऊपर चली जाती है। तो लगातार ऑप्टिकली रेयरर डेंसर इस तरीके से होती रहती है। तो जब इस चेंज होती हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली एयर से आप किसी चीज को देख रहे होते हो, बैकग्राउंड में रखी चीज को, तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो उस वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी घट बढ़ रहा है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का भी एंगल घट बढ़ रहा है। तो इसी वजह से आपको जो चीजें हैं वो हिलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि आप उसी चीज को देख रहे हो ना जो लाइट आप तक पहुंच रही है, और लाइट ही हिलते हुए पहुंच रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऊपर नीचे हो रहा है, और इस वजह से लाइट भी ऊपर नीचे होकर आ रही है। तो आपको लग रहा है कि पीछे वाली जो ऑब्जेक्ट है वो भी हिल रही है। समझ में आया? ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको किसी भी हॉटर चीज के पीछे रखी हुई बैकग्राउंड में जो चीज होती है वो पोजीशन उसकी हिलती हुई नजर आती है। एक रीजन एक जो आपने फेनोमेना देखा होगा वो देखा है रेनबो का, है ना। रेनबो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, और आपने देखा होगा कि अगर सूरज इधर है तो आपको रेनबो उधर नजर आएगा। अगर मैं यहां खड़ा हूं, सूरज मेरे पीछे है, ठीक है, सन मेरे पीछे है, तो मुझे जो रेनबो है वो मुझे यहां सामने की ओर दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों जो कॉजेज हैं वो एक साथ लग जाते हैं। मतलब कि रिफ्रैक्शन भी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, साथ ही साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है और डिस्पर्जन भी हो जाता है। ये तीनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। यहां देखिए होता क्या है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है। अच्छा, वाटर ड्रॉपलेट कहां से हुई? देखिए, जब बारिश हो रही होती है तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो जब बारिश हो रही हो, ठीक है, उसी टाइम पर सूरज निकला हुआ हो, एक तो तब आपको दिखाई दे सकता है रेनबो, या कई बार बारिश बंद होने के बावजूद आपको रेनबो दिखाई देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एयर के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे से वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं, लटके रह जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। और वो जो छोटे छोटे रेन वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और ग्लास प्रिज्म क्या करता है? लाइट को बिखेर देता है, अपने 7 कलर्स में डिस्पर्जन कर देता है, तो उसकी तरह एक्ट करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब सन से सनलाइट आती है किसी वाटर मॉलिक्यूल में, तो वो आते ही क्या करती है? सबसे पहले, क्योंकि रेयरर टू डेंसर जा रही है, एयर से वाटर के अंदर जा रही है, तो उसका होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो पहला पॉइंट हो गया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होते ही साथ ही साथ, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, ये एक ग्लास प्रिज्म की तरह एक्ट कर रही है, तो ये जो व्हाइट लाइट है इसका हो जाएगा डिस्पर्जन, इसका हो जाएगा डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन लाइट जो है वो जाएगी सीधे आगे की ओर, और आगे की ओर जाने के बाद क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो फिर जो लाइट है वो टकराएगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएगी। तो ये बैंड जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है, सनलाइट ऐसे गई, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट उधर है, वहां से गया, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर गई लाइट, ठीक है, अंदर जाते ही उसमें रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन होने के बाद क्योंकि क्रिटिकल एंगल है तो लाइट टकराई और टकरा कर
रिफ्लेक्शन हो गया, उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो लाइट अब मुझ तक आई, तब जाके मुझे वो दिखाई दी है। इसीलिए आपको अपोजिट साइड में, सन के अपोजिट साइड में जो रेनबो है वो नजर आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक रेनबो बनता है। ठीक है, अच्छा ये जो रेनबो है आपको पता है ना कौन से कलर्स होते हैं? ठीक है, रेनबो में होते हैं 7 कलर्स विबग्योर। ठीक है, विबग्योर क्या है? ये एक्रोनिम है। विबग्योर एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए आप, ठीक है, किसी भी चीज की जब शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं उसे बोल देते हैं हम एक्रोनिम। तो ये जो विबग्योर है ये, इसमें 7 कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर्स इसके अंदर हैं। और ये जो है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज्ड है। ठीक है, इनकी वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, उससे ज्यादा इंडिगो की, उससे ज्यादा ब्लू की, उससे ज्यादा ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, और सबसे ज्यादा रेड की। समझ में आया? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे है। अच्छा, जो डिस्पर्जन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डिस्पर्जन होगा, ठीक है, लाइट का, और जो डेविएशन होगा, डिस्पर्जन बोल रहा हूं, सॉरी, डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेवलेंथ पे। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो कम होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्काई का कलर ब्लू नजर आता है दिन के टाइम पर। ठीक है, एक साफ दिन हो तो उस दिन हमें स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वाटर जो एयर है या एटमॉस्फेयर है उसमें भी लगातार देखो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ही उसके अंदर, है ना। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, देखो एटमॉस्फेयर कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है या स्कैटरिंग है, ठीक है, स्कैटरिंग आपने 9th में पढ़ी है, किसी चीज से टकराकर जब लाइट टकराकर उसी चीज में उलझी रह जाती है उसे हम स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग की जो प्रोसेस है, जो फेनोमेना है, वो सबसे ज्यादा होता है कम वेवलेंथ में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो क्योंकि एयर के अंदर, और हाँ, अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो होगा क्या कि वो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, वो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेंगे, स्कैटर करेंगे। मीडियम साइज के हैं तो वो रेड को करेंगे, और सब छोटे साइज के हैं तो वो ब्लू को करेंगे। समझ में आया? क्योंकि साफ दिन है तो वहां पर बहुत छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो जब लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है सनलाइट से, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से जो ब्लू कलर है उसकी स्कैटरिंग होती है, और वही आपको फिर पूरे में नजर आता है। समझ में आया? बाकी कलर पास आउट हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सन का कलर है सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे वो थोड़ा सा रेडिश अपीयर होता है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन देखो ये है कि सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे ये जो सन होता है ये हॉरिजॉन पर होता है ना, अर्थ के हॉरिजॉन पर होता है। अब दोपहर के टाइम पर देखो तो ये व्हाइटिश कलर का नजर आता है सूरज, ठीक है, और सुबह शाम को ये लाल नजर आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब दोपहर के टाइम पर देखोगे तो इसे सिर्फ सीधे सीधे एटमॉस्फेयर क्रॉस करनी है, ठीक है, और सीधे सीधे एटमॉस्फेयर की लेंथ छोटी सी है और 90 डिग्री पर आ रही है, ठीक है। तो जो लाइट है उसका बहुत ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती है, जो ब्लू लाइट है उसी की थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होती है, इसलिए ज्यादातर जो लाइट है वो एज इट इज पास ऑन हो जाती है। इस वजह से सूरज आपका व्हाइट कलर का नजर आता है हल्का सा, ठीक है। लेकिन सुबह और शाम के टाइम पर, ये दोपहर की बात हो रही है ना, लेकिन सुबह और शाम के टाइम पर क्या होता है कि जो लाइट है उसे ट्रैवल करना पड़ता है थोड़ी सी ज्यादा दूरी। आप अगर हॉरिजॉन से देखें बीच में जाने के लिए तो इसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, और अगर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है
तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है। और इस टाइम पर जब ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, ब्लू की भी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है तो ब्लू की ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है। तो ज़्यादातर जो ब्लू है वाइट लाइट में से, और हल्का फुल्का ग्रीन कलर भी उसमें से स्कैटर होने लगता है, और इसी वजह से जो आपकी आइज तक कलर पहुंचता है वो पहुंचता है रेड कलर, ठीक है। और उसी वजह से रेड ऑरेंज जब कलर आपकी आइज तक पहुंचता है तो आपको सन कैसा दिखाई देता है, रेड और ऑरेंज दिखाई देता है। आई थिंक आपको इतनी सी बात हुई क्लियर, ठीक है। क्योंकि ब्लू वाला पार्ट ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की वजह से वहीं पर एटमॉस्फेयर में अटका रह जाता है, इस वजह से आपको वो रेड ऑरेंज अपीयर होता है। इसके अलावा आप देखें तो क्लाउड जो है, ठीक है, किसका बना हुआ है, पानी का बना हुआ होता है, वेपर्स का बना हुआ होता है। वेपर ही कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, और जो पानी है वो तो कलरलेस होता है। इसके बावजूद आपको जो बात कर रहे हैं क्लाउड, वो व्हाइट कलर का नजर आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो तो थोड़े बड़े साइज के हो गए ना, और हमने बात की थी कि जो बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। वो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब व्हाइट लाइट इससे आती है तो ये ब्लू या रेड को नहीं रिफ्रैक्ट करते, बल्कि ये पूरी की पूरी व्हाइट लाइट को ही डिस्पर्स करते हैं, स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो जब इससे पूरी की पूरी, जब क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनसे जब लाइट आकर टकराती है तो उसमें स्कैटरिंग होती है पूरी की पूरी व्हाइट लाइट की, और इसी वजह से जो क्लाउड्स हैं वो आपको व्हाइटिश नजर आते हैं। समझ में आया? ये रीजन है क्लाउड के व्हाइटिश नजर आने के। उसी तरीके से आपने देखा होगा जो ओशियंस हैं, बड़े बड़े पानी के जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वो दूर से देखने पर ब्लूइश कलर की नजर आती हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि देखो वाटर में सॉल्ट वगैरह होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और जब व्हाइट लाइट इनसे आकर टकराती है तो फिर से वही, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं तो इनमें ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है और बाकी की अंदर चली जाती है। इसी वजह से आपको ये जो नज़र आते हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं? ब्लू कलर का। जो वाटर बॉडी है वो आपको ज़्यादातर ब्लू कलर की नज़र आती है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट थिंग रह गई वो है कि सुबह और शाम के टाइम पर आप देखेंगे कि क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही होती है एटमॉस्फेयर की वजह से, तो जो लाइट है, जो सन है, वो आपको 2 मिनट बाद तक, सनसेट से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है और सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। तो ओवरऑल आपको 4 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है सनलाइट में, और वो इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा जो स्टार्स हैं उनकी जो पोजीशंस है वो एक तो वो टिमटिमाते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, और उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी हायर नजर आती है। तो पोजीशन हायर नजर आने का तो रीजन वही है कि वहां पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो ज़्यादा दूरी नजर आती है। नहीं समझ में आया तो आप ये समझो कि आपके घर के पीछे एक घर है, ठीक है, आपके घर के पीछे एक घर है। अब एक तो तरीका है आप पीछे वाले घर में जाएं कि सीधे अपनी छत से चले जाएं, और दूसरा तरीका है क्योंकि घर के पीछे घर है तो एक गली आप वाली है और एक गली पीछे वाली है, और इस गली में जाने के लिए आपको पहले पूरे गली घूमकर आना पड़ेगा। इस गली, अपनी गली से निकलकर दूसरी गली में जाकर फिर इस घर पर आना पड़ेगा। तो घर तो आपके पीछे ही है, लेकिन क्योंकि आपको दूर तक जाकर आना पड़ा है तो अब ये आपके लिए दूरी ज्यादा हो गई है ना। लेकिन आप अगर डायरेक्ट चले जाते तो दूरी कम थी। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट को थोड़ा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, घुमाव में ट्रैवल करना पड़ता है रिफ्रैक्शन की वजह से। इसलिए वो जो स्टार है, वो जो हॉरिजॉन पर स्टार था, वो एक्चुअली आपको थोड़ा सा दूर नजर आता है क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ज्यादा लाइट को डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी। डिस्प्लेसमेंट वाली नहीं हो रही, यहाँ डिस्टेंस कवर हो रही है। डिस्प्लेसमेंट तो एक सीधी होती है, तो यहाँ डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है ना, एक ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रही है, इस वजह से आपको ज्यादा नजर आता है, ज्यादा दूरी नजर आती है। और जो स्टार्स हैं वो आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि देखो
जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारे लेयर से मिलकर बना हुआ है और ऊपर से नीचे आते वक्त ना डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑप्टिकल डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो जब एक तो बहुत दूरी पर है स्टार, तो उससे जो आने वाली रोशनी है वो बहुत कम होती है। तो स्टार एक पॉइंट सोर्स की तरह, लाइट सोर्स की तरह एक्ट करता है। उससे जो थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है उसे भी इस लगातार चेंज होती हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुजरना पड़ता है। यहाँ भी केस वही आग वाला आ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कई चीज़ों की वजह से, कभी हवा, कभी किसी और, कभी पानी जो है हवा के अंदर, ह्यूमिडिटी है, वो लगातार बदलती रहती है, एकदम स्टेबल तो नहीं होती ना। तो उस चेंज होती हुई चीज़ों की वजह से जो हल्की हुल्की जो भी रोशनी आ रही है वो उसी तरीके से, जैसे फायर के पीछे वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल रहा था कंटिन्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, उसी तरीके से एटमॉस्फेयर के कंटिन्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से जो स्टार है उसकी पोजीशन थोड़ी सी इधर उधर होती हुई नजर आती है और साथ ही साथ जो वो रोशनी है वो टिमटिमाती हुई नजर आती है। तो ये है आपका पूरा चैप्टर जो कि कवर अप हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आप ही की रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें देखकर थोड़ी समझ में आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो प्लीज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ये वीडियोस हैं समझाने के लिए। आप अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई और आपको थोड़ी सी इंग्लिश बनानी आती है तो साइंस में आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को तो कोई मार्क्स आपके कटते नहीं हैं। खैर, अब आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं हम अगले एक वीडियो में फिजिक्स की। और तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। अच्छे से स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम के टाइम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए मिलते हैं।